नमस्कार, मैं हरदीप कौर सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला से आज आपके सामने नई वीडियो लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका विषय है अनुस्वार। ये हिंदी पाठ्यक्रम में सीबीएसई में 9वीं कक्षा का ये विषय है। अनुस्वार किसे कहते हैं? हिंदी में ज़्यादातर हम लोग जो प्रयोग करते हैं बिंदु शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अनुस्वार बिंदु को ही हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। स्वर के बाद जो व्यंजन आता है, व्यंजन की आवाज़ जो होती है आधे व्यंजन की, उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। यह ध्वनि नाक से निकलती है, मतलब जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है हमारी नाक से निकलती है, नाक का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें हम नासकीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनमें आवाज़ नाक से निकलती है। हिंदी भाषा के अंदर अनुस्वार का प्रयोग चिन्ह बिंदु होता है। हिंदी भाषा में इसको हम बिंदु के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब अनुस्वार का उच्चारण अंग की ध्वनि के रूप में मुंह से निकलता है, मतलब अंग जब हम बोलते हैं तो अंग की आवाज़ निकलती है मुंह से। अब हमने यहाँ अ का प्रयोग किया है, अ की जगह हम कुछ और भी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए अंग को अ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। स्वर अनुस्वार का उच्चारण में उसकी ध्वनि मुख से निकलती है। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा अब क्या है? जब भी हमने जैसे ये क लिखा, क के ऊपर ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में अंग की ध्वनि मुंह से निकलती है, मतलब मुंह से अंग वर्ड का शब्द का उच्चारण होता, अंग की आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में उसकी ध्वनि मुख से निकलती है, हमारे मुंह से इसकी आवाज़ निकलती है। कौन सी आवाज़ होती है? अंग की। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। अब शिरोरेखा क्या है? जब भी हमने कुछ शब्द, वर्ण, व्यंजन, स्वर लिखा, उसके ऊपर ये जो लाइन लगी होती है हम लगाते हैं, इसको कहते हैं शिरोरेखा। इसके ऊपर हम इसका प्रयोग करते हैं किसका? अनुस्वार का। किस रूप में? बिंदु के रूप में। जैसे हम मे पे लगा हुआ है, हमने शिरोरेखा के ऊपर इसका प्रयोग करना होता है। इसका प्रयोग अ जैसे किसी स्वर की सहायता के साथ संभव हो सकता है। अ जो है, हम ये मानते हैं कि हर व्यंजन के साथ अ का स्वर होता है। अ के साथ इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, इसकी सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। ना तो ये स्वर मानते हैं इसको और ना ही ये व्यंजन है, लेकिन ये दोनों के बीच की स्थिति है, तो इसके आवाज़ में हमने स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है। अनुस्वार ध्वनि की विशेषता यह है कि इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, उच्चारित स्वरूप नहीं है इसका। इसका उच्चारण उसके आगे आने वाले व्यंजन को प्रभावित करता है, मतलब इसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता। जब इसके आगे जो भी व्यंजन लगा होता है उसके आधार पर हम इसका स्वरूप निश्चित करते हैं कि इसका आगे जो व्यंजन है ये कौन सा नासकीय व्यंजन है, उसके आधार पर हम इसका उच्चारण निश्चित करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनुस्वार के प्रयोग के कुछ नियम हैं, किस आधार पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। पंचम वर्ण का नियम। अब पंचम वर्ण जैसे हम जानते हैं कि क से लेकर म तक जितने भी हमारे वर्णमाला में व्यंजन है ये सारे स्पर्श व्यंजन है, अर्थात जब इनको बोलते हैं तो मुंह का कोई हिस्सा किसी दूसरे हिस्से से स्पर्श करता है, तो इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या इनकी हम कह सकते हैं कि पहले 5 जो ये लाइनें, इनकी 5 व्यंजन होते हैं। इनके जो आखिरी व्यंजन है उनको हम क्या कहते हैं? नासकीय व्यंजन या पंचम व्यंजन। जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। मतलब पंचम वर्ण का नियम, जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। मतलब इसका जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए संबंध और ठंडा रखा हुआ है, 2 शब्द। हम कहते हैं कि हमारे पास क, ख, ग, घ, न।
अब इसी तरह हमारी ट वाली लाइन है, फिर न और मा, ये जितने व्यंजन हैं ये पंचम व्यंजन है और ये पंचम व्यंजन ही नासकीय व्यंजन है। इनकी आवाज नाक से निकलती है। जब किसी भी शब्द में, अब हमने कहा जब किसी भी वर्ण से पहले, किसी भी हमने कोई शब्द लिखा, उसका जो वर्ण है, वर्ण मतलब व्यंजन कह सकते हो, स्वर कह सकते हो, उससे पहले उसी ही लाइन का, जैसे मान लो हमने ये ठंडा वर्ड है, ठंडा, अब इसमें ये न है, ये अनुस्वार है, लेकिन ये हमने कहा उसी लाइन का अगला व्यंजन भी उसी लाइन का हो, ये इसी लाइन का हो गया, ट ठ ड ढ, तो आगे वाला जो ये न है ये कौन सा आएगा, ये वाला नासकीय व्यंजन। तो हम यहाँ पर ये पता लगता है कि जो अगला व्यंजन है उस पर इसकी आवाज जो है वो, इसकी खुद की कोई आवाज नहीं है, इस पर प्रभावित करती है, इसके डिपेंड होती है, इस पर निर्धारित करती है कि इसका आगे कौन सा व्यंजन है। तो ये पंचम वर्ण का नियम है कि जो पंचम, अगर उसी लाइन का कोई और व्यंजन आ गया तो उसी लाइन का पांचवा व्यंजन अनुस्वार होगा। अनुस्वार के रूप में, अब अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में तो हम जानते ही हैं, य र ल व, ये जो है ये अंतस्थ्य व्यंजन है, इनको कहते हैं, जिनको जब हम उच्चारण करते हैं तो आवाज हमारे अंदर से, गले के अंदर से आती है। श श स ह, ये है ऊष्म व्यंजन, मतलब जब हम बोलते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो थोड़ी सी गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती है। तो इन व्यंजनों से पहले अगर अनुस्वार आ जाता है, मतलब अनुस्वार की आवाज आ रही है, तो वहां पर क्या होगा, अनुस्वार का चिन्ह लगेगा, वहां पर हम कभी कोई और शब्द नहीं लिखेंगे। जैसे हम कई बार ठंडा, जैसे ठंडा वर्ड हमने लिखा था तो कई बार ऐसे लिखा होता है ठंडा शब्द, है ना, ये पहले इस तरह लिखा जाता था। अब सरल बनाने के लिए, हिंदी को सरल बनाने के लिए, इसके लिए इसकी जगह हमने ये शब्द का प्रयोग कर लिया, अनुस्वार का प्रयोग कर लिया, ताकि ये क्या हो जाए, इजी, इसका आसान तरीका ध्वनियाँ निकालने का हमें पता लग जाए। लेकिन यहाँ तो हमने पता लग गया कि इस लाइन का ही ये पांचवा व्यंजन है, लेकिन इनके चार चार व्यंजन होते हैं, इनमें पांचवा व्यंजन नहीं होता, नासकीय व्यंजन नहीं है। लेकिन इसलिए जहाँ भी ये स व और स लगे या ह लग जाए, र लग जाए, उससे पहले अगर अनुस्वार की आवाज आ रही है तो वहां पर हमेशा अनुस्वार ही लगेगा। वहां हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा अनुस्वार है, कौन सा नासकीय व्यंजन है। थर्ड जो अनुनासिक अनुस्वार हमारा लगता है वो किस स्थिति में लगता है, अनुनासिक के स्थान पर। अनुनासिक हम जानते हैं चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक, जहां आवाज नाक और मुंह दोनों से आए। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जहां पर हम उनका उच्चारण करते हैं या लिखते हैं तो ऐसे शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, जहां अनुसार नासिक की जगह अनुस्वार लगता है। क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हम लिखते हैं जहां पर जो हमारी मात्राएं हैं, वो शिरोरेखा से ऊपर चली जाती हैं। जैसे बहुत सारी हमारी मात्राएं हैं जहां शिरोरेखा से ऊपर हमारी मात्राएं चली जाती, जैसे ओ, औ, ये मात्राएं ऊपर चली जाती हैं। तो यहाँ पर हम चंद्रबिंदु शिरोरेखा के ऊपर इस स्थिति में लगता है, जहां पर मात्रा शिरोरेखा से ऊपर, ये शिरोरेखा है, इससे ऊपर मात्रा चली गई, वहां पर हम इसके साथ चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते। तो वहां पर क्या लगता है, बिंदी, मीन्स अनुस्वार लगता है। लेकिन आवाज किसकी होती है, अनुनासिक की। आवाज अनुनासिक की होगी लेकिन लगता क्या है, अनुस्वार। इस स्थिति में भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है जब मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली जाती है। अब अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ निषेध है, मतलब निषेध मतलब मना है। हम कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जहां हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, जहां अनुस्वार के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए, वहां अनुस्वार मूल रूप में ही रहते हैं, वहां बिंदु का प्रयोग नहीं होता। मतलब
जहाँ अनुस्वार, अनुस्वार मैं पहले कह रही हूँ कि वो पंचम वर्ण है, मतलब पंचम वर्ण के बाद ही पंचम वर्ण आ जाए, कोई किसी भी लाइन का किसी भी वर्ग का पंचम वर्ग आ जाए पंचम के बाद, तो वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, अर्थात बिंदी का प्रयोग नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ जन्म, न ये भी पंचम वर्ण है, प्लस म ये भी पंचम वर्ग है, ये दोनों पंचम वर्ण आ गए तो पहला पंचम वर्ण आधा हो जाएगा। यहाँ पर हम न की जगह बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे पंचम वर्ण है तब भी हम इसका प्रयोग बिंदी का अनुस्वार का नहीं करेंगे। इसी तरह उन्नति, उ न, न, अब यहाँ भी न और न और न एक साथ आ गए, दोनों पंचम वर्ग, तो यहाँ भी हमने अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना। यहाँ पहले वाला पंचम वर्ण अपनी स्थिति में ही रहेगा, पूर्व स्थिति में ही रहेगा। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब यदि अनुस्वार य, र, ल, ख, ह से पूर्व आता है, इन शब्दों से, इन व्यंजनों से पूर्व अगर अनुस्वार आ जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं किया जाता, मतलब अनुस्वार नहीं लगता वहाँ पर। अगर ये व्यंजन भी आ जाते हैं हमारे ये वाले, इसके पहले अगर अनुस्वार की आवाज़ आ रही है तो भी अनुस्वार नहीं लगेगा वहाँ पर, वहाँ बिंदी नहीं लगेगी, पंचम वर्ण अपने मूल रूप में ही रहेगा। जैसे अन्न, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। य के बाद पहले क्या हो गया, अनुस्वार की आवाज़ आ गई, पंचम वर्ण आ गया, तो हमने यहाँ पर बिंदी नहीं लगानी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आधा अनुस्वार ही लगेगा। पुण्य, हम इस तरह नहीं लिख सकते पुण्य को, ये गलत है। क्यों? क्योंकि य से पहले अनुस्वार की आवाज़ आ गई या पंचम वर्ण आ गया, तो इसलिए जब य, र, ल, व इनसे पहले भी अगर अनुस्वार की आवाज़ आती है, पंचम वर्ण की आवाज़ आती है, तो हमने वहाँ पर क्या करना है, अनुस्वार ही लगाना है। ये हमारे अनुस्वार के कुछ नियम है जिसके आधार पर हम अनुस्वार को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ये हम देखते हैं कि अनुस्वार किस स्थिति में लगता है और किन किन स्थितियों में ये नहीं लगता। क्योंकि कई बार हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कहीं पर बिंदी लग रही है, कहीं पर न लग रहा है, तो वहाँ न क्यों नहीं लगा, ये स्थिति आपको पता लगनी चाहिए। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।